एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। सो दोस्तों, आज की ये वीडियो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाली है हमारे बीए पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स 6 सेमेस्टर वाले स्टूडेंट्स के लिए। सो दोस्तों, जितने भी हमारे स्टूडेंट हैं बीए पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स के 6 सेमेस्टर के, दोस्तों आप लोगों का एक बहुत इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है जिसका नाम है मॉडर्न पॉलिटिकल फ़िलॉसफी। दोस्तों, इस सब्जेक्ट का एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन का आंसर आज की इस वीडियो में मैं आप सभी के लिए लेकर आ गई हूँ। दोस्तों, आप लोगों की एग्ज़ाम नेक्स्ट मंथ से स्टार्ट हो रहे हैं एंड दोस्तों आपके एग्ज़ाम से पहले मैं आपको कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कराने वाली हूँ, जो कि अगर आप लोग एग्ज़ाम में जाने से पहले रिवाइज़ करके जाते हो तो दोस्तों ये क्वेश्चन आप लोगों को डेफिनेटली आपके एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगे। क्योंकि दोस्तों ये क्वेश्चन जो मैं आपको कराने वाली हूँ ये मोस्ट ऑफ द टाइम रिपीट हुए हैं प्रीवियस ईयर के अंदर। एंड दोस्तों अभी तक तो आप लोगों को ये चीज़ पता चली गई होगी कि एसओएल के अंदर प्रीवियस ईयर से बहुत सारे क्वेश्चन रिपीट होता है। तो चलिए दोस्तों फटाफट से स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को एंड देखते हैं कि आज की इस वीडियो में हम कौन से क्वेश्चन के आंसर के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। सो दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर जिस क्वेश्चन के बारे में मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ वो है हमारा क्वेश्चन नंबर 2। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1 मैंने आप लोगों को अभी तक नहीं कराया है। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1 मैं आपको बाद में कराऊंगी, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 1 आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है जितना कि क्वेश्चन नंबर 2। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको वो क्वेश्चंस कंप्लीट कराने वाली हूँ जो आपकी एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसलिए दोस्तों सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 के बारे में डिस्कस करेंगे एंड बाद में मैं आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 1 भी ज़रूर कराऊंगी। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर हमसे पूछा जा रहा है कि हॉब्स के संप्रभुता के सिद्धांत की आलोचनात्मक समीक्षा कीजिए। सो दोस्तों आप लोगों को हॉब्स के संप्रभुता के सिद्धांत के बारे में बताना है, उसकी आलोचनात्मक समीक्षा करनी है। दोस्तों हॉब्स जो हैं वो एक बहुत ही फेमस थिंकर हैं हमारे पॉलिटिकल साइंस के एंड दोस्तों इनका एक बहुत फेमस सिद्धांत है जिसे हम बोलते हैं संप्रभुता का सिद्धांत। दोस्तों जितने भी इस टाइप के क्वेश्चन होते हैं ना जिसके अंदर किसी भी फेमस थिंकर का नाम आ रहा होता है, ये जितने भी टाइप के क्वेश्चन होते हैं ये आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, क्योंकि इन क्वेश्चंस का एग्ज़ाम में रिपीट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो दोस्तों चलिए क्वेश्चन नंबर 2 से रिलेटेड सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट को 1 बाय 1 करके डिस्कस करना शुरू करते हैं। सो दोस्तों हमारा जो सबसे पहला और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो है हमारा परिचय। तो दोस्तों आप लोगों को इस क्वेश्चन के आंसर में परिचय कुछ इस तरीके से लिखना है कि हॉब्स प्रभु सत्ता के प्रबल समर्थक है। उसकी प्रभु सत्ता का आधार सामाजिक संविदा यानी कि समझौता है। सामाजिक संविदा समझौता स्पष्ट या अस्पष्ट किसी भी रूप में हो, संविदा या अनुबंध से ही प्रभु सत्ता प्राप्त होती है। हॉब्स के अपने ही शब्दों में कहा है कि प्रभु सत्ता संपन्न अधिकारी वही व्यक्ति है जिसके कार्यों से जनसाधारण पारस्परिक समझौते द्वारा अपने आप को बाध्य मानती है। इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए वह उन सभी शक्तियों और साधनों का उस प्रकार प्रयोग करे जिस प्रकार वह उनकी शांति तथा सामान्य रक्षा के लिए समयोचित समझता है। इससे स्पष्ट हो जाता है कि प्रभु सत्ता ऐसे कानून बनाने की शक्ति में निहित है जो सारी प्रजा पर बाध्यकारी है। हॉब्स ने अपनी पुस्तक लिवियान्था में संपूर्ण सर्वप्रभु सत्ता संपन्न शासक उसे माना है जो पूर्ण निरंकुश हो। उसका आदेश ही कानून है, उसका प्रत्येक कार्य न्यायपूर्ण है। प्रभु सत्ता निरपेक्ष, अभाज्य, स्थायी एवं अदेय है। उसका हस्तक्षेप कार्यों और विचारों पर है। बोधा ने प्रभु सत्ता पर जो मर्यादाएं लगाई हैं हॉब्स ने उन्हें हटा दिया है। गैलेंट के अनुसार हॉब्स के अतिरिक्त अन्य कोई ऐसा लेखक नहीं हुआ है जिसने प्रभु सत्ता के बारे में इतना अतिवादी दृष्टिकोण अपनाया हो। अंततः हॉब्स के प्रभु सत्ता के सिद्धांत को सही प्रकार से समझने के लिए उसकी विशेषताओं को जानना ज़रूरी है जो निम्नलिखित हैं। सो दोस्तों आपको सबसे पहले एक परिचय लिखना है। दोस्तों परिचय आप लोगों के पूरे आंसर को एक्सप्लेन करता है कि बेसिकली आप अपने आंसर में आगे क्या बताने वाले हो। तो दोस्तों आपको इस पूरे आंसर के अंदर हॉब्स के प्रभु सत्ता के सिद्धांत के
बारे में जानने को मिलेगा। बेसिकली गाइज, हॉब्स जो हैं वो एक ऐसे थिंकर हैं जो ये मानते हैं कि जो प्रभुसत्ता होती है वो समझौते पर आधारित होती है, जिसे सामाजिक संविदा भी कहा जाता है, यानी कि सामाजिक समझौता कहा जाता है। प्रभुसत्ता समझौते के द्वारा ही प्राप्त की जा सकती है, ऐसा हॉब्स का मानना है। और प्रभुसत्ता जिसके पास होती है, जो उसका अधिकारी होता है, वो जो भी बात बोले वो सारी जनता, सारी प्रजा पर लागू होती है। और इस चीज़ को, इस अधिकार को अपने पास रखने के लिए वो जो चाहे, जिस तरीके से चाहे, हर शक्ति, हर साधन का प्रयोग कर सकता है, जैसे उसे सही लगता है। तो दोस्तों ये चीज़ आप लोगों को ध्यान रखनी है। दोस्तों मैं आपको सिर्फ परिचय ही एक्सप्लेन करूँगी, आगे आने वाले पॉइंट आप लोगों को इसी के थ्रू आराम से क्लियर हो जाएंगे, एंड वीडियो में शॉर्ट रखने की कोशिश करूँगी। तो दोस्तों यहाँ पे यही चीज़ बताई गई है कि प्रभुसत्ता संपन्न व्यक्ति वो होता है जो कोई भी बात बोल दे उसे कानून माना जाएगा, वो पूरी तरीके से निरंकुश होता है, और प्रभुसत्ता कभी भी समाप्त नहीं की जा सकती, ना ही वो उसको छीना जा सकता है। तो दोस्तों ये चीज़ें आप लोगों को ध्यान रखनी है। प्रभुसत्ता के जो विचार हॉब्स ने प्रकट किए हैं उसको देखते हुए जो अदर थिंकर्स हैं, जैसे कि बोधा, वो उसको क्रिटिसाइज़ करते हैं, गैलेंट भी उसे क्रिटिसाइज़ करते हैं। वो बोलते हैं कि हॉब्स ने जो अपने विचार व्यक्त किए हैं प्रभुसत्ता को लेकर, वो इतने ज़्यादा अतिवादी हैं जो कि इससे पहले कभी नहीं हुए। तो दोस्तों आप लोगों को ये पूरा पॉइंट अच्छे से ध्यान रखना है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एंड आपको इसी तरीके से आपके एग्ज़ाम में मेंशन करना है। तो दोस्तों चलिए अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, जो कि है हॉब्स के प्रभुसत्ता की विशेषताएँ। सो दोस्तों संप्रभुसत्ता की जो विशेषताएं हैं उसमें जो हमारी सबसे पहली विशेषता है वो है संप्रभुसत्ता अप्रतिबंधित तथा सर्वव्यापक है। संप्रभु को सर्वसाधारण पर असंख्यक अधिकार प्राप्त हैं। वह निरपेक्ष है, उसकी विधि निर्माण शक्ति किसी भी मानवीय शक्ति से अप्रतिबंधित है और उसके आदेश सभी पर समान रूप से लागू होते हैं। हॉब्स का मत है कि संप्रभु की घोषणा चूंकि एक बड़े भाग की सहमतिपूर्ण स्वर से होती है, अंततः उसे भी जो उससे सहमत नहीं है शेष से सहमत होना चाहिए, अर्थात उसे संप्रभु के सब कार्यों से सहमत होना चाहिए, अन्यथा ये न्याय होगा कि शेष उसे नष्ट कर दें। हॉब्स लिखते हैं कि राज्य में संप्रभु का कोई भी समकक्ष अथवा प्रतिद्वंदी नहीं होता है। संप्रभु ही कानून का व्याख्याता भी है। प्राकृतिक कानून भी उस पर बंधन नहीं लगा सकते हैं, क्योंकि वह वास्तुत कानून न होकर विवेक के आदेश होते हैं, जिनके पीछे किसी विवशकारी शक्ति का अभाव होता है। देवी कानून भी संप्रभु को प्रतिबंधित नहीं करते हैं, क्योंकि वही उनकी व्याख्याता होती है। तो दोस्तों ये है हमारा पहला पॉइंट, जिसके अंदर मैंने आपको बताया जो हमारी संप्रभु सत्ता होती है वो अप्रतिबंधित तथा सर्वव्यापक होती है। दोस्तों हमारा अगला पॉइंट है संप्रभु सत्ता निरंकुश होती है। हॉब्स राज्य की उत्पत्ति में सामाजिक समझौते का वर्णन करते हैं और कहते हैं कि समझौते मनुष्य द्वारा आपसी राजनीतिक विचारों में किया गया है, जिसमें संप्रभु सत्ता शामिल नहीं होती है। समझौते में शामिल न होने के कारण वह किसी के प्रति उत्तरदायी नहीं है तथा वह पूर्णतः निरंकुश होती है। अंततः स्पष्ट है कि संप्रभु की सत्ता अपार है, उस पर कोई प्रतिबंध नहीं होता और वह निरंकुश होती है। तो दोस्तों यह है हमारा दूसरा पॉइंट, जिसके अंदर मैंने आपको बताया संप्रभु सत्ता निरंकुश होती है। दोस्तों ये सारे पॉइंट मैं आपको डिटेल के अंदर एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ, जो भी मैंने आप लोगों के लिए यहाँ पे नोट डाउन किया है ये बिल्कुल इजी लैंग्वेज के अंदर आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा, क्योंकि अगर मैं एक एक पॉइंट एक्सप्लेन करूँगी तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो प्लीज़ आप लोग इस चीज़ को अंडरस्टैंड कीजिएगा। अब बात करते हैं दोस्तों हम हमारे अगले पॉइंट की, जो कि है हमारा थर्ड पॉइंट, जिसके अंदर बताया गया है कि संप्रभु का कोई कार्य अन्यायपूर्ण नहीं हो सकता। हॉब्स का मत है कि संप्रभु सत्ता का कोई भी कार्य अन्यायपूर्ण नहीं हो सकता, क्योंकि वह उन सब व्यक्तियों की प्रतिनिधि होती है तथा उनमें
उन सभी व्यक्तियों के हित निहित होते हैं जिन्होंने परस्पर समझौता करके उसकी स्थापना की होती है। राज्य सत्ता के किसी भी कार्य से अगर किसी व्यक्ति को कष्ट पहुंचता है तो उसमें संप्रभु का कोई दोष नहीं होता है, क्योंकि जो कुछ वह करता है उसका अधिकार उसे उस व्यक्ति की ओर से ही होता है जिसे कोई कष्ट पहुंचा है। हॉब्स ने यह माना है कि संप्रभु सत्ताधारी अनैतिक पूर्ण कार्य कर सकता है पर अन्याय या हानि नहीं कर सकता। तो दोस्तों यह है हमारा थर्ड पॉइंट, जिसके अंदर बताया गया कि संप्रभु का कोई भी कार्य अन्यायपूर्ण नहीं हो सकता। दोस्तों अब बात करते हैं हम हमारे 4 पॉइंट की, जिसके अंदर बोला गया है संप्रभु सत्ता मतों व नीतियों के निर्णायक एवं नियंत्रक होते हैं। हॉब्स के अनुसार संप्रभु शक्ति का अधिकारी व्यक्ति के शरीर पर ही नहीं वरन उसके विचारों व विश्वास पर भी होता है, क्योंकि लोगों के विचारों व विश्वासों पर भी समाज की शांति व व्यवस्था निर्भर होती है, जिसे बनाए रखना उसका एकमात्र उद्देश्य होता है। तो दोस्तों यह हमारा 4 पॉइंट है। 4 पॉइंट के अंदर मैंने आपको बताया संप्रभु सत्ता मतों व नीतियों के निर्णायक एवं नियंत्रक होते हैं। दोस्तों ये पॉइंट भी आपको ध्यान रखना है। दोस्तों हमारा अगला पॉइंट है, 5वां पॉइंट है, संप्रभु सत्ता मनुष्य की संपत्ति संबंधी अधिकारों व कार्यों का नियमन करती है। हॉब्स ने बोधी द्वारा संप्रभु पर लगाए गए संपत्ति संबंधी बंधनों को ठुकरा दिया है। उसके अनुसार संप्रभु ही संपत्ति का सृजनहार है, क्योंकि वही समाज में शांति और व्यवस्था स्थापित करता है, जिसके फलस्वरूप लोग धन उपार्जन कर पाते हैं। धन संग्रह से ही संपत्ति उत्पन्न होती है। अंततः संप्रभु सत्ता को संपत्ति संबंधी विधान का अधिकार है। वह संपत्ति का विधाता है तथा उसे कर आरोपण और प्रजा की संपत्ति लेने तक का अधिकार है। उसके लिए आवश्यक नहीं है कि वह कर आरोपण के बारे में जन स्वीकृति ले। सो दोस्तों ये है हमारा 5वां पॉइंट। दोस्तों 5वां पॉइंट भी आपको ध्यान रखना है। तो दोस्तों ये मैंने 5 पॉइंट आप लोगों को बताए जो कि हमारी संप्रभु सत्ता की विशेषताएं हमें बताते हैं, जो कि हॉब्स के अकॉर्डिंग है। दोस्तों अब हमारा जो अगला पॉइंट है वो है हॉब्स के विचारों की आलोचना। तो दोस्तों चलिए फटाफट से इसको और देख लेते हैं। दोस्तों हॉब्स की आलोचना के बारे में जो हमारा सबसे पहला पॉइंट है उसके अंदर बताया गया है कि हॉब्स के विचारों को समर्थन मिलना तो दूर रहा, सर्वोपरि उसकी तीव्र आलोचना की गई। राजतंत्रवादी, संसदीय, धार्मिक विचारक सभी उसके आलोचक हो गए। निरंकुश राजतंत्र के समर्थक उसके व्यक्ति स्वेच्छा के सिद्धांत तथा देवीय सिद्धांत के निराकार के कारण संदिग्ध थे। संसद के समर्थक उसकी अमर्यादित अनुदार राजतंत्रीय निष्ठा के कारण नाराज थे। धार्मिक विचारक उसकी धर्म विरोधी धारणा के कारण नाराज थे। राजतंत्रीयवादी उसके अनैतिक तथा विचार भ्रष्ट मानते थे। व्यक्तिवादी राज्य में व्यक्ति स्वतंत्रता और मौलिक अधिकारों की घोषणा के अभाव में उससे भयभीत थे। तर्कवादी उसके सिद्धांतों और बौद्धिकता की अतिशयोक्ति से घिन करते थे। वैज्ञानिक उसकी बातों को भानुमृति का पिटारा समझते थे। मनोवैज्ञानिक उसके मानव स्वभाव के चित्रण को भ्रामक, अतिरंजित एवं त्रुटिपूर्ण मानते थे। विधि शास्त्री उसे संकीर्ण, अनभिज्ञ तथा उत्पीड़क मानते थे। लीक और रूसो भी उसके विरोधी थे। तो दोस्तों आप लोग इस पॉइंट को देखकर ये समझ सकते हो कि जो हॉब्स की जो संप्रभुता का सिद्धांत है उसे हर वर्ग ने, हर पार्ट के लोगों ने उसकी खूब आलोचना की है। अभी तक हमने जितने भी पॉइंट पढ़े दोस्तों, उसको पढ़ने के बाद आप लोगों को एक चीज़ तो समझ आ गई होगी कि बेसिकली जो हॉब्स का संप्रभुता का सिद्धांत था उसके अंदर हॉब्स हर गलत काम को, हर अन्यायपूर्ण काम को भी संप्रभुता के नज़रिए से सही मानते थे, जो कि बिल्कुल ही गलत है। और इसी की वजह से हॉब्स की जो संप्रभुता का सिद्धांत है इसकी बहुत ज़्यादा आलोचना हुई। तो दोस्तों ये पॉइंट आप लोगों को ध्यान रखना है। अब बात करते हैं दोस्तों हम हमारे अगले पॉइंट की, जो कि है उसके ग्रंथ लिवियान्था की विचारकों द्वारा कुट आलोचना की गई। वाहन का विचार है कि जहाँ तक राजतांत्रिक चिंतन के सजीव विकास का प्रश्न है, लिवियान्था एक प्रभावहीन और परिणामहीन ग्रंथ रहा है। वह एक
प्रभावपूर्ण वर्ग संकर जिसमें प्रजनन की कोई सामर्थ्यता नहीं है और वह इस उपेक्षा का पात्र भी है। तो दोस्तों वाहन एक बहुत फेमस थिंकर रहे हैं। उन्होंने कहा है कि जो हॉब्स का जो ग्रंथ है जिसका नाम है लिवियान था, ये बहुत ही ज़्यादा बेकार ग्रंथ है और इसकी ना राजनीति में इसने कोई भी काम नहीं किया है। ये एक प्रभावहीन और परिणामहीन ग्रंथ है। तो दोस्तों ये पॉइंट भी आपको ध्यान रखना है। दोस्तों आपको हॉब्स की ये जो बुक है लिवियान था, इसका ज़रूर नाम याद रखना है। ये बुक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। इसका नाम आप लोग बिल्कुल मत भूलिएगा, इसको आप लोग अच्छे से ध्यान रखिएगा। दोस्तों अब बात करते हैं हम हमारे नेक्स्ट पॉइंट की, जो कि है कैलेंडर ने हॉब्स की पुस्तक को जलाकर यहाँ तक कह डाला कि मैंने कभी कोई ऐसी पुस्तक नहीं पढ़ी जिसमें इतना राजद्रोह, विश्वासघात और धर्मद्रोह भरा हो। मूर के अनुसार हॉब्स की जीवनी लिखने वाले को एक ही समर्थक मिल सका, जबकि उसके शत्रु अनेक थे। तो दोस्तों आप लोग देख सकते हो यहाँ पे एक और फेमस थिंकर है जिन्होंने हॉब्स की पुस्तक को जलाकर ये तक कह डाला कि इससे पहले उन्होंने कभी कोई ऐसी पुस्तक नहीं पढ़ी जिसमें इतना ज़्यादा राजद्रोह, विश्वासघात और धर्मद्रोह रहा हो। तो दोस्तों मैंने आप लोगों को ऑलरेडी ये चीज़ बताई है कि हॉब्स की जो संप्रभुता का सिद्धांत है उसके अंदर उसने काफ़ी सारी गलत चीज़ों को भी सही माना है। जैसे कि वो कहता है कि एक संप्रभु सत्ताधारी बिल्कुल निरंकुश होना चाहिए। आप लोग खुद सोच कर देखिए दोस्तों, अगर हमारे देश में, हम दुनिया के किसी भी देश में अगर कोई शासक बिल्कुल निरंकुश होगा तो वो अपनी ही प्रजा पे कितने ज़्यादा अत्याचार करेगा। तो ये चीज़ आप लोगों को ध्यान रखनी है। दोस्तों अब हमारा अगला पॉइंट है, हॉब्स की आलोचना के बारे में निम्नलिखित तर्क दिए जा सकते हैं। तो दोस्तों वन बाय वन करके मैं आपको कुछ और इम्पॉर्टेंट पॉइंट बताने वाली हूँ हॉब्स की आलोचना से रिलेटेड। ये भी आप लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट है। चलिए फटाफट से देखना शुरू करते हैं। हॉब्स पर प्रथम दोष ये लगाया जाता है कि उसका मानव स्वभाव का चित्रण अनुचित, अतिरंजित और एक पक्षीय है। हॉब्स द्वारा मनुष्य को असामाजिक और समाज विरोधी कहना अरस्तु के इस स्वाभाविक सत्य सिद्धांत के विरुद्ध है कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है जिसमें दया, सहानुभूति, सहयोग, प्रेम, त्याग और आत्मसम्मान जैसे दैवीय गुण होते हैं। दोस्तों हमारा दूसरा पॉइंट है कि हॉब्स की सामाजिक अनुबंध की कहानी निरंतर भ्रमपूर्ण है। मनुष्य अपनी स्थिति ठीक करने पर ही किसी प्रकार के समझौते करने की अवस्था में आता है। सामाजिक समझौते की बात मनुष्य के अपेक्षाकृत विकास होने पर ही समझ में आ सकती है। जब मनुष्य पूर्णतः असामाजिक, स्वार्थी, झगड़ालू और हिंसक है तो उसमें समझौते की सामाजिक भावना का उदय कैसे हो गया और वह कानून प्रिय एवं विनम्र नागरिक कैसे बन गया। वाहन के शब्दों में हॉब्स का कहना है कि प्राकृतिक अवस्था संघर्ष की वह अवस्था है जिसमें प्रत्येक व्यक्ति अन्य सभी व्यक्तियों के प्रति युद्धरत रहता है। पशु बल और धोखा इस अवस्था के विशेष गुण हैं। इस स्थिति में गलत, न्याय और अन्याय की धारणा के लिए कोई स्थान नहीं हो सकता। इन सब में कोई पारस्परिक संगीत नहीं है, लेकिन इसके आवासन की तो इससे कोई संगति हो ही नहीं सकती। ये कैसे माना जा सकता है कि ऐसे गुणों से विशुद्ध दानव रूपी व्यक्ति किसी ऐसी व्यवस्था में प्रवेश कर सकता है अथवा प्रवेश करने की इच्छा भी कर सकता है जिसमें उनकी पूर्ण स्थिति एकदम विपरीत हो जाए, अर्थात ऐसी स्थिति या अवस्था जिसमें युद्ध की जगह शांति या साम्राज्य हो, पशु बल और धोखाधड़ी का परित्याग कर दिया गया हो और सत्य एवं न्याय जिनके आधार हों। जिस तरह एक हबशी अपना रंग नहीं बदल सकता, उसी तरह हॉब्स द्वारा वर्णित रक्त पिपासु व्यक्ति शांति प्रिय श्रमिक नहीं बन सकता। वाहन की आलोचना में सत्य के गहरे अंश हैं। तो दोस्तों ये हो गया हमारा सेकंड पॉइंट। इस पॉइंट को भी आप लोग ध्यान रखिएगा। दोस्तों अब बात करते हैं हमारे थर्ड पॉइंट की। तो दोस्तों हमारा थर्ड पॉइंट है, हॉब्स समाज को अराजकता से बचाने का एकमात्र विकल्प
सर्वोच्च एवं निरंकुश शासन सत्ता को समझते हैं, पर यह धारणा सही नहीं है। उसके सामने मध्ययुगानी यूरोप का इतिहास है, जिसमें शासन सत्ता चर्च एवं राज्य के मध्य विभाजित थी। उस समय संघर्ष होते थे, किंतु प्राकृतिक अवस्था से अराजकता नहीं थी। प्राकृतिक दशा की तुलना में स्थिति अत्यंत ही सुधरी हुई थी। उस समय प्रभु सत्ता की अभाज्यता का सिद्धांत विद्यमान नहीं था। वर्तमान समय में संयुक्त राज्य अमेरिका में संप्रभु सत्ता शासन के 3 प्रधान अंगों में बटी हुई है, किंतु वहाँ अराजकता नहीं है। आधुनिक इतिहास इस बात का परिणाम है कि मिश्रित तथा संवैधानिक शासनों में अराजकता नहीं रहती है। दोस्तों, हमारा 4 पॉइंट है, राज सत्ता को निरंकुश एवं असीमित रूप से शक्तिशाली बनाए रखने के लिए हॉब्स ने उसे समझौते में सम्मिलित पक्ष से अलग रखा है। तर्क दृष्टि से ऐसा एक पक्षीय समझौता असंगत है। समझौता तो सदैव 2 पक्षों में होता है, फिर यह समझौता भंग भी नहीं किया जा सकता। ये बात मानव युक्ति के विपरीत है। तो दोस्तों, ये है हमारा 3rd and 4th पॉइंट। दोनों पॉइंट बिल्कुल सिंपल हैं, आपको ध्यान रखने हैं। दोस्तों, हमारे 5th पॉइंट के अंदर बताया गया है कि हॉब्स राज्य और सरकार के बीच कोई भेद नहीं करते हैं, जबकि ये दोनों भिन्न सत्ताएं हैं। यदि जनता विद्रोह कर किसी निरंकुश राजा का अंत करने का प्रयत्न करती है, तो वह राज्य संस्था की जड़ पर कठोर घात नहीं करती, वह केवल एक सरकार में परिवर्तन करती है। हॉब्स राज्य की स्वेच्छाचारी और सरकार की स्वेच्छाचारी में कोई अंतर नहीं देखता है। तो दोस्तों, ये पॉइंट भी आपको ध्यान रखना है। और बेसिकली राज्य की स्वचरित्र और सरकार की स्वचरित्रता में कोई अंतर नहीं कर पाते। ये पॉइंट आप लोगों को ध्यान रखना है। दोस्तों, हमारा अगला पॉइंट है, हॉब्स के अनुसार अराजक देश के जीवन से भयभीत होकर आत्मरक्षा एवं शांति की स्थापना के लिए समझौते द्वारा राज्य को जन्म दिया गया। भय और स्वार्थ जैसी भावनाओं पर राज्य रूपी कल्याणकारी संस्था की नींव डाली गई, ये कहना उचित नहीं है। वास्तव में राज्य अथवा समाज भय एवं स्वार्थ पर नहीं, बल्कि अनुमति, सद्भावना, सहयोग एवं सामाजिक हित की भावना पर आधारित है। रूसो के अनुसार हॉब्स का सबसे बड़ा दोष यही है कि वह एकदम निरंकुश शासन स्थापित करता है। उसका कहना है कि जो व्यक्ति अपनी स्वतंत्रता का परित्याग करता है, वह अपने मनुष्यत्व को भी छोड़ देता है। उसके समझौते से बना हुआ समाज नहीं कहा जा सकता, क्योंकि उसमें पूर्ण जीवन केवल एक ही व्यक्ति लेवियान्था में केंद्रित है और शेष सभी व्यक्ति इस धरती पर निरर्थक भार मात्र हैं। सो दोस्तों, ये है हमारा लास्ट पॉइंट, जो कि है हमारा 6th पॉइंट। दोस्तों, यहाँ पे ये पूरा आंसर अच्छे से फिनिश होता है। दोस्तों, लास्ट में आप लोगों को एक छोटा सा निष्कर्ष लिखना है, जो कि आप लोगों को खुद से लिखना है। ये आप लोगों के लिए एक टास्क है, जिससे कि आप लोगों को ये पूरा आंसर अच्छे से रिवाइज हो जाए। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रही होगी। दोस्तों, अगर ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रही हो, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। एंड अगर आप लोग चैनल पर पहली बार आए हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलती हूँ मैं आप सबसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।